this office. They have conveyed to the speaker. Please, Bhavani Singh, Thakur sir, please. वो मीटिंग हो रही है नीचे। अध्यक्ष महोदय, नियम 102 की इस चर्चा में मैं अपने आप को शामिल करता हूं और आपको और नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। सर, ये आरडीजी, मैं तो आई ऑलवेज गार्ड योर इंटरेस्ट। राइट सर। आरडीजी क्यों स्टार्ट हुई, इसके पीछे औचित्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक हमारी एक लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिस गागर में जितना कम पानी होता है वो ज्यादा छलकती है। तो इसी में आपने बहुत बड़े बड़े मतलब तर्क सुने होंगे, मेनली भारतीय जनता पार्टी की साइड से। 1952 में जब संविधान की संरचना हो रही थी, उस समय लगभग 500 सवा 500 जो है ये प्रिंसली स्टेट्स थी। इनको मिलकर यूनियन ऑफ इंडिया बनी, 4 पार्ट्स की स्टेट्स बनी, पार्ट ए, बी, सी और डी। उसमें हिमाचल, बिलासपुर जो है पार्ट सी की स्टेट्स में इनका वो रखा गया। उस समय जो एक थॉट था, एक जो विचार था संविधान निर्माताओं का, और उनकी सोच को सलाम है कि हर व्यक्ति समान नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत बड़े बन गए, जैसे मुंबई का राज्य था, बॉम्बे उस समय उसका नाम था, असम था, उसी तरीके से आपका राजस्थान था, पंजाब था। कुछ राज्य बड़े थे, उन राज्यों के पास संसाधन थे, कईयों के पास कोयला था, कईयों के पास प्राकृतिक संसाधन थे, कईयों के पास वाटरवेज थे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। अब प्रश्न ये उठा कि क्या एक व्यक्ति जो कि भारत के गणतंत्र में एक राज्य में रहता है, क्या उसका अधिकार बड़े राज्य में रहने वाले व्यक्ति से कम है या ज्यादा है? तो एक समानता की प्रिंसिपल के ऊपर ये प्रिंसिपल बनाए गए कि अगर फर्क नहीं पड़ता, मैं हिमाचल में रहता हूं, बिहार में रहता हूं, उत्तराखंड में रहता हूं या जहां पे भी रहता हूं, लेकिन जो एक अपना हिंदुस्तान का जो नागरिक है उसके अधिकार समान है। और वो समानता प्रोवाइड करने के लिए एक जो है ये सेक्शन 280 का गठन हुआ, जिसमें सिंपल सी चीज थी कि जो आपके खर्चे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आप खर्चे किस पे कर रहे हैं? आप खर्चे कर रहे हैं विकास के ऊपर, आप खर्चे कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के ऊपर, आप खर्चे कर रहे हैं अपने लोगों के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि आपकी आय आपके पड़ोसी की आय के जितनी नहीं है। तो ये जो खर्चों के बीच में जो कि आप जनहित के लिए कर रहे हैं और जो आपकी आय है, जो कि आपकी लिमिटेशन है, इसके बीच का जो भी गैप है, उस गैप को पूरा किया जाएगा। अब उसको आप आरडीजी बोलिए, स्पेशल ग्रांट बोलिए, ग्रांट इन एड बोलिए, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इससे प्रावधान किया गया था कि इसमें से पैसा दिया जाएगा। अब यह बात कहां से उठती कि आरडीजी कहां लिखा है? आरडीजी की बात नहीं है, बात यह है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो ग्रांट इन एड है, दैट ग्रांट इन एड हैज टू कम टू द स्टेट्स, जहां पर रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से कम है। ये लिमिटेड सी बात इतनी है। दूसरी बात कि उस समय 1974 में 100 करोड़ मिला, उसमें 200 मिला, इसमें 300 मिला। अब ये समझिए कि अर्थव्यवस्था का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, आपका गैप भी उसी तरीके से बढ़ता है। 1980 में हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी वाज ओनली 333 करोड़, आज वो 2,33,000 करोड़ है। अब वो मतलब 333 और 2,33,000 करोड़ में ऑब्वियसली आज मेरा खर्चा ज्यादा है। अगर मेरा खर्चा ज्यादा है तो मेरी इनकम उस हिसाब से बढ़ी नहीं, मेरे इनकम का गैप भी ज्यादा है। इस करके आरडीजी की जो मात्रा बढ़ी वो इसीलिए बढ़ी, और यही हमारा केस इन पॉइंट है जो कि आपने साबित कर दिया कि जब खर्चा ज्यादा है और आय कम है तो आरडीजी को बढ़ना चाहिए था, इसको पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहिए था। और यही हमारा पॉइंट है, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट दैट वी आर मेकिंग। और ये पैसा मेरी जेब से नहीं जा रहा है, ये पैसा उस हर हिमाचली की जेब से जा रहा है जिसका भविष्य हमने आज अंधकार में डाल दिया। तो सबसे पहले जनहित के कार्य में आपको गिनाता हूं ना। फेज 1 पार्ट 1 मेरा ये था कि इसकी जरूरत क्या है। एक व्यक्ति है जिसके 4 बेटे हैं। अब उन 4 बेटों में से एक बेटा 6 फुट का है, दूसरा बेटा 5 फुट 8 इंच का है, तीसरे बेटे को पोलियो हो गया है, लेकिन इसकी संपत्ति पे समान अधिकार चारों बेटों का है। इसका फर्क नहीं पड़ता कि किसी की शारीरिक क्षमता कैसी है, और उसी को पूर्ति करने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए आरडीजी जैसी ग्रांट्स जो हैं जिनको बनाया गया। ये पार्ट 1 था सर। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पोलियो वाली स्थिति है, और वो स्थिति ऐसी है। आरडीजी शुरू किसने किया? आरडीजी स्टार्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आरडीजी को कंटिन्यू किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आरडीजी को और कंटिन्यू किया राजीव गांधी जी ने, आरडीजी को और सशक्त किया आगे आपके नरसिम्हा राव जी ने, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की जो पंचायतें हैं, हमारे जो गांव हैं, वहां मैसेज एक सिंपल जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो चीज स्टार्ट की थी उसको बंद किसने किया? विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं बढ़ा। मैं बताता हूं, आई विल प्रूव इट। पंचायतों को आपने खत्म कर दिया, पंचायतों को खत्म कर दिया। मैं आता हूं उस पे। ना 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 मैं आता हूं ना, अभी आ रहा हूं। एक एक करके पढ़ते उधेड़ूंगा मैं, आप चिंता मत करो, मेरा काम ही है।
तो दूसरी चीज जो है कि सबसे पहले ये जो आरडीजी को बंद किया है ना, आरडीजी को जो बंद किया है 1952 को हम ये मानते हैं एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया था हिमाचल प्रदेश और छोटी स्टेट्स के चैप्टर में, जो एक हमारी एक इतिहास में, और 1 फरवरी 2026 जो है वो काला दिन माना जाएगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, क्योंकि आरडीजी 10,000 करोड़ प्रति वर्ष, 50,000 करोड़ अगले 5 साल का, और पता नहीं आगे कितने सालों का पैसा जो है वो आपने परमानेंटली बंद करवा दिया। और क्यों करवाया ये सिर्फ आप जानते हैं। अगली चीज सर, आरडीजी का पिछले 8 साल का अगर आपने हिसाब किताब देखना है 2017 से लेके 2022 तक, 2017 से 2022 तक हमको कितना पैसा मिला हम बड़ी बार बोल चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 54,000 करोड़ आरडीजी का आया, 16,000 करोड़ हमारा आया जीएसटी कॉम्पनसेशन का, टोटल था 70,000 करोड़। अब सर अब देखिए विकास कैसे होता है। आपने बोला जनहित के काम, जनहित के काम आपको गिनाता हूं सर। हिमाचल प्रदेश में 20,000 गांव हैं, हिमाचल प्रदेश में 3,600 पंचायतें हैं, हिमाचल प्रदेश में 68 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, और आपने पैसा अगर विकास पे खर्च किया होता तो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 25 करोड़ में हो जाती है। इस 70,000 करोड़ में हम 2,800 सिविल हॉस्पिटल बना सकते थे, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 41 सिविल हॉस्पिटल लग जाते। वो कहां है? एक सीटी स्कैन की मशीन जो है वो आपकी 2 करोड़ की आती है, 70,000 करोड़ में 35,000 मशीनें आ जाती। आप हर गांव में 2-2 मशीन लगा सकते थे, वो मशीनें कहां हैं? इसके बाद आप ये देखिए जोनल हॉस्पिटल 200 करोड़ का लगता है, हर डेवलपमेंट ब्लॉक में 2-2 जोनल हॉस्पिटल हम लगा सकते थे अगर सदुपयोग हुआ होता है 70,000 करोड़ का। 48,000 करोड़ का हमारा लोन था, आप लोन को बढ़ाते नहीं, 48,000 करोड़ के लोन का शून्य हो जाता अगर हमने इसका सदुपयोग किया होता तो। उसके बाद आप देखिए सर, रोड्स, हमने बोला कि हमने 2,000 करोड़ सड़क बनाई, वो 2,000 करोड़ सड़क भी सेंटर की फंडिंग से बनी है, आरडीजी के पैसे से नहीं बनी है। क्योंकि मैं फिर वही कैलकुलेशन करता हूं, 2 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर अगर खर्चा आता है 70,000 करोड़ में, 35,000 किलोमीटर सड़क बन सकती थी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम 2 बार आके जा सकते थे। वो सड़कें कहां हैं? तो मतलब एक बात बड़ी सिंपल है कि जिसको आप बोलते हो सदुपयोग, 70,000 करोड़ का सदुपयोग कहीं आपको दिखाने लायक नहीं है। एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आप बता दीजिए। आप टांडा की जो हमारी जो दयनीय स्थिति थी हमारे टांडा की, चमियाना की और बाकी मेडिकल कॉलेजेस की, वो आप सबके सामने है। अगर सदुपयोग किया होता तो पैसा वहां क्यों नहीं खर्च हुआ? वो पैसा गया कहां पर? वो सारा का सारा 70,000 करोड़, मतलब अगर आज हम हिसाब मांगे, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड टू शो द डेवलपमेंट ऑफ द 70,000 करोड़। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? 17,000 करोड़ से, कि हमको 70 मिला उसका क्या, तुम्हारे को जो 17 मिला उसका तुमने क्या किया, वो बताता हूं मैं आपको। पहली बात, 17,000 करोड़ में जो हम पिछले 3 साल का जो हमारे को आरडीजी की ग्रांट मिली, इसके अंदर जो बेसिक सुधार किए गए हैं वो आप देखिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि हमको पता है कि आगे समय टफ आने वाला है, हमको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि सबको चुभेंगे। सबसे पहले हिमाचल भवन के अंदर, मतलब आप देखिए जो सबसे पब्लिक के नजर में सबसे बड़े जो लोग हैं वो हैं जनप्रतिनिधि। हम जो भी करें उसके ऊपर हमेशा होला मचता है। सबसे पहला काम ये किया कि हिमाचल भवन के अंदर जो रेट था कमरों का, हमको 100 रुपए का कमरा मिलता था, वो 1,200 रुपए का हो गया। इसका रेस्ट हाउसेस के अंदर, खाने के अंदर, हर चीज में जो है वो मितव्ययिता का एक बहुत बड़ा कदम ही उठाया गया। इसके बाद हमारे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस, हमारे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस, हमारे जल शक्ति के रेस्ट हाउस, सारे के सारे ऑनलाइन कर लिए कि जो पब्लिक को आपने रेस्ट हाउस बुक करना है आप करिए और इसको आप मोनेटाइज कीजिए। इसके बाद जो तीसरा काम जो किया सर वो ये है कि आज भी एक मंत्री, एक चीफ विप और एक डिप्टी स्पीकर का पद खाली है आज भी। ठीक है ना, लड़ाई नहीं है। आपके टाइम पे 55 ये आपके चेयरमैन थे। सती जी मुझे याद है उस टाइम फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे विद कैबिनेट रैंक। क्या बात करते हैं आप? 55 चेयरमैन कंपेयर, नहीं रेमेडी करते हैं सर, इसका रेमेडी भी करते हैं। बात ये नहीं है कि हमारे पास था तो किया, हम ये बोल रहे हैं, हमारा पॉइंट सिर्फ सिंपल है, छोटा सा, ठीक है, कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता आरडीजी क्यों लुटा? क्या आप आरडीजी बंद होने के समर्थन में हो या उसके विरोध में हो? एक सवाल है, इतना ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप खुश हैं कि आरडीजी बंद हुआ हिमाचल प्रदेश के लिए, या क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोल नहीं सकते। जिसने बोला उसकी टिकट कट जाएगी या खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार का डिसीजन है। हम आपकी विडंबना समझते हैं,
भाई हम आपकी विडंबना समझते हैं। जिसने आरडीजी के खिलाफ, जिसने ये बोला कि केंद्र सरकार ने ये गलत किया, उसकी टिकट कट जाएगी बिना बोले। पिछली बार 40 में से 17 की टिकट काट दी थी, इस बार तो अब 28 में से 17 काट दी, तो बचेंगे कौन? तो मैं जानता हूं कि आप नहीं बोल सकते, आप आरडीजी बंद होने के विरोध में नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम समर्थन तो कर दीजिए। कम से कम हमारे साथ दिल्ली तो चल पड़ो, अंदर मत जाना, बाहर तक तो आप आ जाइए हमारे साथ कि आरडीजी जो बंद हुई है एक ऐतिहासिक अन्याय है, ऐतिहासिक अन्याय। और ये अन्याय के पीछे सर एक दुर्भावना है हिमाचल प्रदेश के प्रति। और वो दुर्भावना क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, कोशिश की सर, 54 से 100 पहुंच गए, 100 से 250 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश की। जब वो नहीं हुआ तो बोला कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत, ठीक है। और उत्तर भारत में एक आंख का कांटा था, वो था हिमाचल प्रदेश। उस आंख के कांटे को जो है हटाने के लिए क्या किया? ऑपरेशन लोटस क्या हुआ? औंधे मुंह गिर गया, फूल भी मुरझा गया और वही कीचड़ में समा गया। अब ऑपरेशन लोटस जब पूरा नहीं हो पाया तो जो दुर्भावना है वो कैसे सामने आई? अब एक एक पॉइंट पे मैं आता हूं। आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑन दिस वन। इसके बाद बदले की भावना जो शुरू हुई हिमाचल प्रदेश के साथ, वो आज तक चली आ रही है। और आरडीजी जो है उसी का जीता जागता परिणाम। मैं आपको बताता हूं सर, पहली चीज जो की, फर्स्ट थिंग, मनरेगा के अंदर जो है व्यापक जो है वो बदलाव कर दिए गए। मनरेगा का मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं सर, 91% ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रूरल, मतलब हम मनरेगा के ऊपर निर्भर हैं। 1200 करोड़ रुपया साल का मनरेगा का हमको आता था केंद्र सरकार से, जो कि एक राइट टू वर्क जो है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा दिया गया था, ऑन डिमांड। 6000 करोड़ रुपया जो आता था वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट आता था। अब क्या हुआ? अब हम बन गए 90-10 स्टेट। 90-10 स्टेट का मतलब, जिसको ये बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात हुई, अच्छी बात यह हुई कि अब वो 6000 करोड़ ड्रॉ करने के लिए 600 करोड़ मुझे अपनी जेब से डालना पड़ेगा। वो मैं कहां से लाऊंगा बताओ ना? ये क्या अच्छा किया आपने हमारे लिए? आपने पंचायतों को मार दिया। अब जो प्रधान बनेंगे मई के महीने में, आपने पूरी की पूरी पंचायती राज सिस्टम को खत्म कर दिया। क्योंकि अब ये देखिए, अब वही है, गरीब का गला घोंट दिया, रूरल अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया। और इसके बाद क्या है कि आप 600 करोड़ रुपए की चोट आपने हिमाचल को ये पहुंचाई। सेकंड चीज, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किस लिए की? हमारे कर्मचारियों के लिए, कि वो एक डिग्निफाइड तरीके से जो है वो अपना बुढ़ापा बिता पाए। आपने क्या किया? हमारी बोरोइंग लिमिट का 1800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आपने काट दिया। ये दूसरी दुर्भावना आपने जो है, दुर्भावना से जो है एक आपने अपने काम किया हमारे साथ। तीसरी चीज आपने क्या करी सर, कि आपने जो सबसे बड़ा है, एक ट्रेड डील की। किसके दबाव में? कैसे? मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसके नाम से सब उछल पड़ते हैं, लेकिन एक ट्रेड डील हुई। उस ट्रेड डील में, ऐतिहासिक ट्रेड डील, जिसमें भारत को कुछ नहीं मिलेगा और अमेरिका, और आपका न्यूजीलैंड और यूरोप, उनका सेब जो है वो जो हिंदुस्तान को फ्लड कर देगा। आपने ना केवल टैरिफ हटाया, आपने नॉन टैरिफ बैरियर भी हटा दिए। 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी जो है, जो एप्पल बेल्ट की, आपने उन सब किसानों को, उनके जो भविष्य को जो है आपने सड़क पे लगा दिया। और ये इतनी बड़ी 5000 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है सेब की, आपने उसको मिट्टी में मिला दिया। अगर वॉशिंगटन एप्पल 70 रुपए का अगर लैंड करेगा हमारी मंडी में, तो मेरे कोटगढ़ का, मेरे कुल्लू का, मेरे मंडी का जो हमारा बागवान है, उसका सेब कहां पर बिकेगा बताइए? और उसका समर्थन कर रहे हैं एक ही इनके विधायक है जो उस बेल्ट से, और वो कर रहे हैं ये तो भारत के लिए बड़ा अच्छा हुआ। मैं कहा एक आपकी सीमा का ये तीसरा पॉइंट। सर चौथा पॉइंट आप देखिए कि आरडीजी बंद कर दी। ठीक है, आरडीजी बंद क्यों की? फाइनेंशियली, हाँ जी सर, यू हैव टू फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट हिमाचल प्रदेश। आप वैसे तो हमको हरा नहीं सकते सर। आप देखिए कि ये वो कौम है हिमाचल प्रदेश की, कि देश में जितने शहीद हुए हैं, अगर हम इसका अनुपात देखें, अपनी जनसंख्या का अनुपात, सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये समझ गए कि वैसे तो उनको मार नहीं सकते, इनका गला जो है फाइनेंशियली घोटो। तो क्या किया? आरडीजी बंद कर दी, 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल का खत्म कर दिया। और पांचवी और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा व्यक्ति जो इस देश का है,
माननीय राष्ट्रपति के बाद वो हमारे परम आदरणीय विश्व गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। सर हमारे यहाँ पर फ्लड आया जी, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक त्रासदी हुई, डिजास्टर आया। वो आए यहाँ पर सर, कहीं गए नहीं, ऊपर से हवाई सर्वेक्षण किया, एक हवाई अड्डे पे बैठे और जाते जाते बोल गए तुमको 1500 करोड़ दे रहा हूं। 7 महीने हो गए इस बात को। उस 1500 करोड़ का 1 रुपया भी आज तक आप हमारे पास नहीं पहुंचा पाया। मेरे को ये बताइए, ये दुर्भावना नहीं है तो क्या है कि खुद बोला हुआ पैसा वो आप दे नहीं रहे। 1800 करोड़ रुपए की आपने हमारी बोरिंग लिमिट जो है वो बंद कर दी, हमारा आरडीजी जो है आपने हमारा बंद कर दिया, मनरेगा के अंदर 600 करोड़ की लाइबिलिटी आपने हमारे ऊपर डाल दी, और उसके ऊपर जो है आपका जो मनरेगा ये आपका जो ऑपरेशन लोटस आपने करने की कोशिश की, आप उसमें आधे मुंह गिरे। तो सर बेसिकली क्या है, पिछले साल 14 फरवरी को, पिछले साल इस बार आपका पैसा नहीं चलेगा, पिछले साल 14 फरवरी को एक सर पहलगाम के अंदर एक त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैक हुआ। उसी से पहले एक बार ताज में भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमारे पुलवामा में हुआ। उसके बाद हमारा जो ये हमारे सर अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो है वो टेररिस्ट अटैक हुए। मतलब टेररिस्ट की मंशा क्या होती है? टेररिस्ट की मंशा होती है लोगों को डराना। लेकिन ये वो भारत है जो सालों साल हम आक्रांताओं से लड़ते आए हैं, और जब भी ऐसी कभी घटना होती है तो लोग जो है वो लोग कंसोलिडेट होकर जो है ना, जो बंदा पावर में होता है वो उसका साथ देते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो अधिकार है, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहे हो। सर व्हाट इज हैपनिंग टू हिमाचल प्रदेश एट दिस पॉइंट इन टाइम? दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल टेररिज्म। हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। 5 चीजें मैं आपको गिना चुका हूं। इस पे जो टोटल चोट हमको लगभग 15,000 करोड़ पर एनएम की है। आप मनरेगा गिन लीजिए, 1800 करोड़ का डेफिसिट गिन लीजिए, इसके बाद आप जो है आरडीजी की ग्रांट गिन लीजिए, ट्रेड डील के ऊपर हमारा कितना नुकसान होगा। अब मैं तो ये राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक दुर्भावना नहीं है तो और क्या है? और इसके बाद सर आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि जब हम यहां पर अभी बोल रहे हैं, जब ये संकट हमारे आगे आया हुआ है, इसमें ना कोई कांग्रेस का है ना कोई भारतीय जनता पार्टी का है। आपको आपकी जो विडंबना है हम समझ सकते हैं। हमको भी पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही जो एक जमाने में थी। अब इसकी टोटल जो है ध्रुवीकरण हो चुका है, और सत्ता की जो मतलब पावर है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गई है कहीं पे जाकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आज आप खामोश रहे तो आप हिमाचल के जनता के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप उनका जो है, आप उनका एक जो है दिवालिया जो आप पिटवा रहे हैं। आपकी खामोशी जो है, ये खामोशी हिमाचल की जनता माफ नहीं करेगी। तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है, हम जानते हैं आप ओपनली नहीं बोल सकते, हम जानते हैं भय का माहौल है, इधर नहीं है उधर है, और इसी भय के माहौल में आप शायद खुल के हमारा समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि आइए हम सब चल के मिलते हैं एक बार। और अभी भी वो फाइल आरडीजी की क्लोज नहीं हुई है। आरडीजी का फायदा ना मुझे होना है ना आपको होना है। आरडीजी का फायदा उस पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को होना है जो हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में बैठा है। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत